नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज शर्मा ब्राइट एजुकेशन ग्रुप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ महाणा कुंभा के बारे में 5 मिनट के अंदर। मतलब बहुत सारे बच्चे मुझे ये पूछते हैं कि सर कुंभा का चैप्टर तो इतना बड़ा है तो इसमें क्या छोड़ दें क्या रख लें। तो बेटा आज की क्लास मैक्सिमम 5 मिनट की होने वाली है ये। इन टॉपिकों को जो मैं बता रहा हूँ ना, इन टॉपिकों को तो बिल्कुल भी इग्नोर ना करें आप। भले ही आप राजस्थान का कोई भी एग्जाम दे रहे हो, जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ इन टॉपिकों को तो बिल्कुल भी ना छोड़ें। इसके अलावा कुंभा का अगर आप पूरा चैप्टर पढ़ना चाहते हैं तो ब्राइट की ऐप पे या हमारे यूट्यूब चैनल पे जाकर आप कुंभा को मेरी पूरी क्लास देख सकते हैं कुंभा के ऊपर। पर इन टॉपिकों को, इन पॉइंट्स को तो आप नहीं इग्नोर कर सकते। कुंभा के बारे में कॉमन सी लाइन है, कलम और कटार के धनी। ये दोनों ही बातें आज के क्लास में सिद्ध हो जाएगी। कलम सर, कटार के धनी तो मेवाड़ का ऐसा शासक ही नहीं है कोई जो कटार का धनी नहीं है, है ना। स्वाभिमान पे मरने वाले मेवाड़ के लोग, है ना। लेकिन कलम और कटार के धनी, तो कलम के धनी कैसे हैं वो आपकी क्लास में आज हो जाएगा। महाणा कुंभा के अंदर आपको पढ़ना क्या 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 चीजें छोड़ नहीं सकते आप। कुंभा ने कौन कौन से युद्ध किए हैं, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, कौन कौन से कंस्ट्रक्शन और रिकंस्ट्रक्शन किए हैं, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, वो याद रखने पड़ेंगे। किताबें कौन सी लिखी है, नाटक कौन से लिखे हैं, कोर्ट स्कॉलर कौन कौन से हैं कुंभा के गुरु कौन कौन से हैं। तो इन क्लासों को अपन 5 मिनट में कवर करने की कोशिश करेंगे। इन पॉइंटों को तो एग्जाम में आप इग्नोर नहीं कर सकते। पहली चीज है, महाणा कुंभा ने युद्ध कौन कौन से किए हैं, ठीक है। तो महाणा कुंभा के अंदर सबसे पहला जो युद्ध आएगा वो आएगा सारंगपुर वाला युद्ध 1433 में। मतलब मामा रणमल के साथ कुंभा बढ़े हुए और 1433 में कुंभा राजा बन गए। राजा बनने के बाद सबसे पहला युद्ध हुआ इनका सारंगपुर में। सारंगपुर में युद्ध हुआ इनका महमूद खिलजी, जो मालवा के राजा थे। मालवा के राजा महमूद खिलजी ने कुंभा के पिता के हत्यारों को असाइलम दे रखी थी, यानी कि महपा पवार को असाइलम दे रखी थी। तो कुंभा ने डिमांड की भाई उनको छोड़ दो आप, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। तो इस वजह से इन दोनों के बीच में सारंगपुर में युद्ध हुआ। और कुंभा ने एक तरफा जैसे वन साइडेड मैच, है ना, जैसा कि अभी एशिया कप के अंदर हुआ है, पाकिस्तान को एक तरफा दो है इंडिया ने, तो वैसे ही एक तरफा युद्ध हुआ ये और कुंभा जीत गए इसके अंदर। इस जीत की याद में कुंभा ने विक्ट्री टावर बनवाया। विक्ट्री टावर के ऊपर मैं भी हल्की सी रोशनी डाल दूंगा। सारंगपुर वाले युद्ध में 1437 के अंदर जो युद्ध हुआ, इसके अंदर कुंभा ने जीत की याद में विक्ट्री टावर तैयार किया। विक्ट्री टावर 1440 से लेकर 1448 के बीच में कंप्लीट हुआ। 1440 में बनना चालू हुआ, 39-40 में, और 1448 में बन के कंप्लीट हुआ। तो कुंभा के जीवन में पहला जो युद्ध आपको याद में रखना है वो है सारंगपुर का युद्ध। किस किस के बीच में हुआ, कुंभा और महमूद खिलजी। महमूद खिलजी मालवा, है ना, और महपा पवार के लिए युद्ध हुआ, जो कुंभा के पिता मोकल के हत्यारे थे, ठीक है ना। दूसरा लिखा हुआ है चांपानेर की संधि। तो गुजरात के राजा थे कुतुबुद्दीन शाह, और कुंभा ने पहले हरा कर रखा था महमूद खिलजी। इन दोनों ने एक साथ मीटिंग की। किस किसने, महमूद खिलजी, कुतुबुद्दीन शाह ने। कहां पर, चांपानेर के अंदर तो इन्होंने प्लानिंग की 1456 में, है ना। और बदनौर का युद्ध लड़ा 1457 में। अरे प्लानिंग तो की, चांपानेर जगह है वहां पर, और वहां प्लानिंग करने के बाद 1457 के अंदर युद्ध हुआ बदनौर का युद्ध। इसमें कौन कौन थे कि सर, पहले वाला पुराना वाला, अरे बेटा वही बात, दुश्मन का दुश्मन दोस्त। तो महमूद खिलजी और कुतुबुद्दीन शाह। कुतुबुद्दीन शाह कुंभा से क्यों लड़ रहा है, वो इसलिए लड़ रहा है बेटा कि कुंभा ने ना नागौर के उत्तराधिकार संघर्ष में भाग लिया था। ध्यान देना, छोटी सी बात है, थोड़ा समझ लेना। नागौर के अंदर फिरोज खान करके एक राजा था, तो उसकी आकस्मिक मृत्यु हो जाती है और उसका लड़का शम्स का राजा बनता है। उसके चाचा मुजाहिद खान शम्स का को हटा देते हैं। शम्स का भाग के कुंभा के पास आता है कि मेरे साथ गलत हुआ है, आप मेरा साथ दो और जीवन भर मैं आपकी गुलामी करूंगा। कुंभा शम्स का साथ देता है और उसको राजा बना देता है। राजा बनाने के बाद शम्स के पर निकल जाते हैं और वो कुंभा की बातें मानने के लिए मना कर देता है, टैक्स देने के लिए मना कर देता है। कुंभा उसके ऊपर अटैक करता है और कुंभा नागौर जीत लेता है। शम्स का भाग के कुतुबुद्दीन शाह के पास आ जाता है, यानी कि गुजरात के राजा के पास आ जाता है कुतुबुद्दीन शाह के पास, कि मेरे साथ सर ऐसे हुआ है। ये दोनों रिश्तेदार थे, तो बोले मेरे साथ ऐसा हुआ है और आप मेरे लिए कुंभा से लड़ाई करो। कुंभा से लड़ने के लिए इसको लगता है, पता चल जाता है कुतुबुद्दीन शाह को, भाई अपन अकेले लड़ नहीं सकते। तो महमूद खिलजी और कुतुबुद्दीन शाह चांपानेर में पहले तो करते हैं प्लानिंग और बदनौर का युद्ध लड़ते हैं। और बदनौर के युद्ध में कुंभा दोनों को एक साथ बढ़िया, बहुत बढ़िया पीटता भाई, मतलब बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया तरीके से, है ना। और दोनों को एक साथ हरा देता है। किस किस को, महमूद खिलजी जिसको पहले हरा रखा कुंभा ने, कुतुबुद्दीन शाह को, हाँ, दोनों को एक साथ हरा देता है बदनौर के युद्ध। तो पहला तो सारंगपुर वाला युद्ध याद रखना है। उसके बाद चांपानेर की संधि हुई। संधि होने के बाद युद्ध हुआ बदनौर में और दोनों को हरा दिया। इस बदनौर वाले युद्ध में है ना, सिरोही के राजा थे सहसमल देवड़ा। उन्होंने कुंभा के खिलाफ कुतुबुद्दीन शाह की सहायता की थी।
तो ये बात जब कुंभा को बाद में पता चलता है तो कुंभा अपना सेनापति भेजता है नरसिंह डोडिया और सिरोही के राजा सहसमल देवड़ा को हरा देता है। इस सिरोही के युद्ध को आप ऐसे याद रखें कि सिरोही के राजा थे सहसमल देवड़ा, जिसके कुछ इलाके कुंभा ने दबा रखे थे, जिसमें अचलगढ़ वाला किला भी था, ये दबा रखे थे। तो सहसमल देवड़ा उस बात का बदला लेने के लिए कुतुबुद्दीन शाह की मदद करता है इस युद्ध के अंदर। कुंभा को जब बाद में पता चलता है तो कुंभा अपने सेनापति नरसिंह डोडिया को भेजता है और उसको भेज के सिरोही के अंदर सिरोही के राजा सहसमल देवड़ा को हरा देता है। नरसिंह डोडिया, कुंभा के सेनापति का क्या नाम था? नरसिंह डोडिया, और सिरोही के राजा क्या नाम था? सहसमल देवड़ा। ठीक है। नागौर का उत्तराधिकार संघर्ष ध्यान रखना। कुंभा के अंदर मैंने क्या कहा? मैं क्लास के अंदर टॉपिक वही लेके आया हूं बेटा जो आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो कुंभा के युद्ध के अंदर सारंगपुर वाला युद्ध, इसके बाद चांपानेर की संधि, बदनौर का युद्ध, सहसमल सिरोही सहसमल देवड़ा और नागौर का उत्तराधिकार संघर्ष। कि सर नागौर का उत्तराधिकार संघर्ष क्या? नागौर के राजा थे फिरोज खान, उनका लड़का था शम्स खान। फिरोज खान की मृत्यु हो जाती है तो सीधी सी बात उसके बाद शम्स का ही राजा बनना चाहिए, लेकिन शम्स का के जो चाचा थे मुजाहिद खान वो उसको राजगद्दी पे नहीं बैठने देते और हटा देते हैं। तो शम्स का भाग के किसके पास आता है? कुंभा के पास। कुंभा से हेल्प मांगता है, कुंभा को बदले में बता देता है भाई मैं आपको टैक्स दूंगा, जीवन भर गुलामी करूंगा आपकी। तो कुंभा उसको मदद करता है और उसको नागौर का राजा बना देता है। नागौर का राजा बनने के बाद शम्स खान के पर निकल आते हैं, मैं बोला भी आपको, और वो कुंभा को बोल देता है भाई मैं टैक्स वैक्स नहीं दूंगा, देख ले तेरे हिसाब से लड़ना चाहता है। तो कुंभा इसको हरा देता है यहाँ पर। तो कुंभा ने नागौर के उत्तराधिकार संघर्ष के अंदर भाग लिया, याद रखना आप। ठीक है। तो ये तो हो गए कुंभा के युद्ध। इसके अंदर नीचे मैंने इमेज डाल रखी था आपको ताकि याद रहे आपको। अभी मैंने ऊपर सारंगपुर वाला युद्ध बताया आपको कि उसकी जीत में कुंभा उसकी जीत में विजय स्तंभ का निर्माण करता है। तो विजय स्तंभ के ऊपर है ना मोटी मोटी बातें ध्यान रखना। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट विजय स्तंभ के बारे में तो आरपीएससी पूछ पूछ के कोई टॉपिक पॉइंट छोड़ा नहीं है, बस ये ध्यान रखना एक तो कि विजय स्तंभ के प्रतीक चिन्ह, मतलब विजय स्तंभ को किन किन चीजों में प्रतीक चिन्ह के रूप में अपन प्रिंट करते हैं। तो एक तो राजस्थान पुलिस के लोगों के अंदर, ठीक है ना, एक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड आपकी किताबी 10वीं 8वीं किताबों के अंदर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अंदर ये रहा विजय स्तंभ अपना, और ये यहाँ पे पुलिस के लोगों में ये रहा विजय स्तंभ, और ये रहा यहाँ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अंदर। इसके अलावा वीर सावरकर संगठन एक है ना, उसके अंदर भी प्रतीक चिन्ह के अंदर है, इसमें दिया हुआ, आप इसके स्क्रीनशॉट ले लेना, कोई भी चीज मत छोड़ना। इसमें विजय स्तंभ के ऊपर बेटा कितने मंजिल का है? 9 मंजिल का है। तीसरी मंजिल पे क्या लिखा हुआ है, 5वीं मंजिल पे क्या लिखा हुआ, 8वीं मंजिल पे क्या। तो ये तो आरपीएससी ने बहुत बार पूछ रखा है, आप देख लेना कि हाँ सर तीसरी मंजिल के अंदर क्या लिखा हुआ है, 5वीं मंजिल के अंदर क्या लिखा हुआ है, 9वीं मंजिल के अंदर ऊपर कौन सी प्रशस्ति लगी हुई है, 8वीं मंजिल के ऊपर क्या लिखा हुआ है। तो ये तो आरपीएससी ने बहुत बार पूछ लिया कितनी है इसकी हाइट है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, ठीक है ना। बस ध्यान रखना सारंगपुर युद्ध जीतने के बाद कुंभा ने उसकी याद में कौन सा टावर तैयार किया था? विक्ट्री टावर, ठीक है ना। अरे विक्ट्री टावर किसको समर्पित है? पूरी तरीके से भगवान विष्णु को समर्पित है, इसीलिए इसका दूसरा नाम क्या है? गरुड़ ध्वज भी है ना। आगे कुंभा ने निर्माण, तो श्यामल दास जी की किताब है वीर विनोद, अपने को पता है, उसमें लिखा हुआ है कि 84 किलो का निर्माण, मतलब मेवाड़ में 84 किले हैं, उनमें से 32 किलो का निर्माण अकेले कुंभा ने करवाया। तो हमें 32 किलो याद रखने की जरूरत नहीं है बेटा, ये मैंने डायग्राम बनाया था आपको याद रखने के हिसाब से डायग्राम तैयार किया है मैंने। इसके अंदर ध्यान से देखना, कुंभा ने निर्माण कार्य, तो ये तो याद रखने ही रखने हैं। कुंभलगढ़ हमें पता है सर, मेवाड़ मारवाड़ का सीमा प्रहरी, कुंभलगढ़ के ऊपर है कटारगढ़ जहां कुंभा खुद रहता था, जिसको मेवाड़ क्या बोलते हैं। मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी कुंभा, कुंभा के कुंभलगढ़ किले की 36 किलोमीटर की दीवार वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट दीवार है द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बाद में। तो एक तो कुंभलगढ़ का निर्माण करवाया कुंभा ने, एक बसंतगढ़ किले का निर्माण करवाया, एक मचान के किले का निर्माण करवाया, एक भोमट के किले का निर्माण करवाया, एक बैराट के किले का निर्माण करवाया। ये सब मैंने पूरी क्लास डाल रखी है कुंभा के ऊपर कि मचान का किला मेर जाति के लिए, भोमट भील जाति के ऊपर नियंत्रण करने के लिए, मेर जाति के ऊपर कंट्रोल करने के लिए। तो ये आप उस क्लास के अंदर जाके देख सकते हैं। मैंने कहा ये पॉइंट आप शॉर्ट नोट्स हैं कुंभा के ऊपर बेटा। तो एक तो सर कुंभलगढ़ का निर्माण करवाया, बसंतगढ़, मचान, भोमट, बैराट। चित्तौड़गढ़ किले का जो वर्तमान स्वरूप, मतलब आज हम देख रहे हैं, हमें पता है सर चित्तौड़गढ़ किले का निर्माण चित्रांगन मौर्य ने करवाया था 30वीं शताब्दी के आसपास।
लेकिन चित्तौड़गढ़ किले का जो वर्तमान स्वरूप है और उसके ऊपर जो विजय स्तंभ है उसका निर्माण किसने करवाया है? कुंभा ने करवाया, महाराणा कुंभा ने करवाया। वर्तमान स्वरूप जो आज देख रहे हैं अपन चित्तौड़गढ़ किले का। और इसके अलावा अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही जस्ट बात की कि सहसमल देवड़ा का एक किला था अचलगढ़, उस किले का पुनर्निर्माण कुंभा ने करवाया था। ध्यान रखना इन दोनों किलों को, इसका तो चित्तौड़गढ़ का तो वर्तमान स्वरूप और अचलगढ़ का निर्माण नहीं करवाया, पुनर्निर्माण करवाया था। कई बार एग्जामिनर से पूछ लेता है कि कुंभा ने निम्न में से कौन से किले का निर्माण नहीं करवाया, और वहां पर आप अचलगढ़ टिक लगा देते हो बेटा। नहीं, ध्यान रखना, नहीं अचलगढ़, किसी अचलगढ़ का निर्माण नहीं करवाया था, पुनर्निर्माण करवाया था। ठीक है ना। अचलगढ़ किले के ऊपर, अचलगढ़ किले के ऊपर ध्यान रखना है, तो कुंभा ने कुंभा स्वामी मंदिर बनवाया था, वो मैं भी आगे बताऊंगा आपको, है ना। अचलगढ़ किले के ऊपर ही कुंभा ने खुद की और इसके बेटे उदा की मूर्तियां बनवा रखी है, खुद की और कुंभा की। उन मूर्तियों को सावन भादो के नाम से जानते हैं अपन। ठीक है ना। कौन से किले के ऊपर है ये? अचलगढ़ किले के ऊपर है, याद रखना। तो कुंभा के कंस्ट्रक्शन के अंदर, कंस्ट्रक्शन और रिकंस्ट्रक्शन में ये तो याद रखने हैं बेटा। कुंभलगढ़, बसंतगढ़, मचान, भोमट, बैराट, चित्तौड़गढ़ किले का वर्तमान स्वरूप और अचलगढ़ किले का रिकंस्ट्रक्शन। विक्ट्री टावर मैंने बताया ही, ठीक है ना। इसके बाद अभी मैंने कहा, ये ध्यान रखना, कुंभा स्वामी मंदिर ये भगवान विष्णु को समर्पित है। कुंभा ने इसके 3 जगह मंदिर बनवाए थे, इस मंदिर के 3 मंदिर बनवाए थे कुंभा ने। एक तो चित्तौड़गढ़ किले के ऊपर, एक अचलगढ़ किले के ऊपर जो भी बताया था मैं, और एक कुंभलगढ़ किले के ऊपर। कुंभा स्वामी भगवान विष्णु को समर्पित मंदिर है और ये 3 मंदिर बनवाए थे कुंभा ने। 3 मंदिर कहां बनवाए कुंभा ने? एक तो चित्तौड़गढ़ पे, एक कुंभलगढ़ पे और एक अचलगढ़ पे। अचलगढ़ पे भी बताया मैंने कि अचलगढ़ किले का पुनर्निर्माण करवाया कि सर इस पे कुंभा स्वामी मंदिर तो बनवाया इसने। कुंभा स्वामी मंदिर कुंभा ने, अरे कई बार आरपीएस से क्वेश्चन पूछ लेता है कि महाराणा कुंभा ने कुंभा स्वामी मंदिर कहां का निर्माण कहां नहीं करवाया है। तो सीधी सी बात है, इन चारों का ऑप्शन तो दे ही देगा, अरे एक अलग देगा। तो ध्यान रखना, एक तो चित्तौड़गढ़ के लिए, एक अचलगढ़ और एक कुंभलगढ़, इन तीनों के ऊपर कुंभा स्वामी मंदिर कुंभा ने बनवाया है। अचलगढ़ के लिए तो मैंने क्या कहा कि कुंभा ने खुद की और उदा की मूर्ति और बनवा रखी है, और मूर्तियां बनवा रखी है ना। और उन मूर्तियों को हम किस नाम जानते हैं? सावन भादो के नाम जानते हैं अपन। तो कुंभा स्वामी मंदिर याद रखना। इसके बाद कुंभा ने किताबें कौन कौन सी लिखी है? कुंभा ने, अरे अभी मैंने कहा कुंभा कलम और कटार का धनी है। कुंभा वो राजा जो वीणा बजाता था, है ना। तो कुंभा ने संगीत के ऊपर बहुत सारी किताबें लिखी है। कुंभा ने नाटक लिखे हैं, तो वो याद रखने हैं कौन कौन से न है ऐसे। तो संगीत के ऊपर कुंभा ने 4 तो प्रमुख किताबें लिखी है बेटा। सूर प्रबंध या सूर प्रबंध एक ही बात है, सूर प्रबंध या सूर प्रबंध एक ही बात है। संगीत मीमांसा काय के ऊपर किताबें हैं? ये सारी किताबें यहां से लेकर यहां तक संगीत के ऊपर ये किताबें कौन कौन सी? सूर प्रबंध, एक बार मैं इसको दे लेता हूं, आप लोगों को ठीक से दिख जाएगा बेटा। ये आपको याद रखने के हिसाब से बनाया गया है ये। तो कौन कौन सी किताबें हो गई? एक तो हो गई सूर प्रबंध, एक हो गई संगीत मीमांसा, एक हो गई संगीत क्रम दीपिका, एक हो गई संगीत सुधा। तो ये 4 किताबें तो है ही है ना। एक जो 5, ये चौथी किताब है संगीत राज। देखो बेटा, सूर प्रबंध, संगीत मीमांसा, संगीत क्रम दीपिका और संगीत सुधा, ये 4 किताबें तो हो ही गई। एक किताब कुंभा ने, इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो किताब कुंभा ने लिखी है वो है संगीत राज। सबसे इंपॉर्टेंट किताब, मतलब जिसको संगीत के बारे में एबीसीडी नहीं आती जैसे कि मैं, तो ये अगर 5 किताबें मैं पढ़ लेता हूं तो मैं संगीत के बारे में जान जाऊंगा, ऐसा कुंभा का मानना था। ठीक है ना। मैं तो नहीं मानता ये कि भाई मैं कुछ जान सकता हूं, संगीत के बारे में कुछ भी सीख सकता हूं, है ना। पर कुंभा मानता था ये, और कुंभा ने 5 किताबें लिख दी है। कौन कौन सी? कि देखो संगीत, सीधी सीधी बात, कुंभा ने इसको बहुत ही प्यार से, मैं इसको गाने की तरह याद करो आप, कि संगीत के अंदर कुंभा क्या कर रहा है? संगीत राज, इस किताब के कितने भाग थे? 5। तो कुंभा ऐसे कह रहा है कि पहले तो पढ़ लो संगीत को, कि पहले तो पढ़ लो, उसके बाद गाओ उसको। पहले तो पढ़ो, फिर गाओ, फिर बजाओ उसको, फिर नाचो, और फिर उसको महसूस करो, मतलब एंजॉय करो उसको। तो कौन कौन सी? पाठ्य रत्न कोश, गीत रत्न कोश, वाद्य रत्न कोश, नृत्य रत्न कोश, नृत्य रत्न कोश और रस रत्न कोश। तो पढ़ो, गाओ, बजाओ, नाचो और महसूस करो। तो कुंभा ने संगीत के ऊपर ये किताबें लिखी थी कि सर 4 महत्वपूर्ण किताबें तो ऊपर है। देखो बेटा, सूर प्रबंध और सूर प्रबंध ये कई बार एग्जामों में पूछी हुई है। संगीत क्रम दीपिका कई बार एग्जामों में पूछी गई है।
संगीत राज के कितने भाग हैं, ये कई बार एग्जामों में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, कई बार मैंने नोट्स में, बच्चे मुझे कमेंट तक कर देते हैं ऐसे, कई बार बच्चे मुझे ऐसे कहते हैं कि सर कुम्मा ने एक किताब और लिखी थी, कामराज रतिसार। बिल्कुल लिखी थी बेटा, लेकिन इसको बहुत जगह मैंने देखा है कि इसको संगीत में लिखवा रखा है बेटा। कामराज रतिसार जो कुम्मा ने किताब लिखी थी वो कामसूत्र के ऊपर किताब थी। वो कामराज रतिसार जो कुम्मा ने लिखी थी, संगीत के अंदर मत पढ़ो इसको। अगर आरपीएससी क्वेश्चन पूछ लेगा ना तो संगीत के अंदर नहीं, कि सर कामसूत्र के ऊपर जो हमारी पुरानी किताब है उसको देखकर उस कुम्मा ने किताब लिखी थी कामराज रतिसार। ये कामसूत्र के ऊपर किताब थी बेटा, जो मैंने यहां नीचे डाल दिया है ताकि आप गलती ना करो। अब भी ये गलती मत कर देना दोबारा कि इसको भी संगीत में याद कर लो। ये नीचे मैंने इसमें डाल दिया है, संगीत राज के 5 भाग अलग हैं कि सर ये पांचों भाग है ना। यहां पर पाठ्य रत्न कोश, गीत रत्न कोश, वाद्य रत्न कोश, नृत्य रत्न कोश और रस रत्न कोश। और कामराज रतिसार माणा कुम्मा ने काम शास्त्र के उच्च स्तरीय से ज्ञाता थे, तभी तो किताब लिख दी उन्होंने। और किताब का नाम क्या है, कामराज रतिसार। और ये संगीत की किताब नहीं है, ध्यान रख लेना आप। कई बार आरपीएस ऐसे क्वेश्चन पूछ ले कि निम्न में से कुंभा की संगीत के ऊपर किताब नहीं है, तो कामराज रतिसार। ठीक है ना। कुंभा के गुरु थे 2। कुंभा के गुरु कितने थे, 2। एक तो कुंभा के गुरु थे संगीत के जो गुरु थे सारंग व्यास, है ना, गुरु सारंग व्यास, ये तो संगीत गुरु थे। और कुंभा के वैसे गुरु जो थे वो थे हीरानंद मुनि। इनको कुंभा कविराज भी लिख लो आप अगर चाहते हो, तो इनको कुंभा कविराज भी कहता था। तो कुंभा के गुरु अगर संगीत गुरु पूछे जाए तुमसे तो सारंग व्यास, और अगर आपसे कुंभा के गुरु पूछे जाए तो फिर हीरानंद मुनि। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसी भी किताब के शॉर्ट नोट्स, जैसे मैंने ऊपर तो आपको लिखवाया कि कुम्मा ने ये किताबें लिखी है ना। किसी भी किताब के शॉर्ट नोट्स अगर बना के दे दिए जाए, किसी किताब की कॉपी करके उसमें से इंपॉर्टेंट लाइनें लिख के अगर दे दी जाए, तो उस किताब के छोटे रूप को बोलते हैं टिक्का। जैसे आपने कई बार रामायण महाभारत की किताब के ऊपर आपने देखा होगा कि टिक्का है, टिक्का। ठीक है ना। किसी भी किताब के, बड़ी किताब के शॉर्ट नोट्स अगर आपको दे दिए जाए बनाकर, तो टिक्का कहलाती है बेटा। तो कुंभा ने 3 टिक्काएं भी लिखी, इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आई हुई है। एक तो रसिक प्रिया, इस किताब का खूब बार नाम सुना होगा आपने, रसिक प्रिया। हाँ, रसिक प्रिया। आप कमेंट में डालना देखे कि किताब किसने लिखी थी और इसका वास्तविक नाम क्या था। बहुत बार आपने ऐसे मेवाड़ के अंदर इस किताब का नाम पढ़ा है, रसिक प्रिया का। कमेंट में डालना आप लोग कि देखे इस किताब का लेखक कौन था, मतलब इसका वास्तविक नाम क्या था। अरे रसिक प्रिया तो कुंभा ने दिया है इसको नाम, किसी वास्तविक किताब की कॉपी होगी जिसका नाम बदल कर कुंभा ने क्या कर दिया, रसिक प्रिया। आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज डालना कि इस किताब का वास्तविक नाम क्या था और लेखक कौन था। ठीक है। एक टिक्का लिखिए कुंभा ने रत्नाकर, एक लिखिए चंडी शतक। रत्नाकर और चंडी शतक, मतलब किताबों के नाम सिर्फ इसके ही चेंज किए कुंभा ने, रसिक प्रिया। ठीक, इस किताब का वास्तविक नाम कुछ और था और कुंभा ने क्या कर दिया, इसका नाम रसिक प्रिया। इन दोनों किताबों के नाम चेंज नहीं किए कुंभा ने, रत्नाकर रत्नाकरी और चंडी शतक चंडी शतकी। ये कुंभा ने 3 टिक्काएं लिखी है। इसके अलावा कुंभा के कोर्ट स्कॉलर, राज दरबारी कौन कौन थे, देखो मैंने कहा बेटा कुंभा ने 3 तो टिक्काएं लिखी है, एक तो रसिक प्रिया, एक रत्नाकर और एक चंडी शतक। ठीक, ये कुंभा के दरबारी हैं। पहले नंबर पे लिखा हुआ है कुंभा के दरबारियों के अंदर कान्हा व्यास। कान्हा व्यास ने एक किताब लिखी जिसके 7 भाग थे, एकलिंग महात्म्य। एक किताब लिखी कान्हा व्यास ने, एकलिंग महात्म्य, जिसके 7 भाग थे। आपको 7 भाग याद करने की जरूरत नहीं है, आपको ये याद रखना है कि उस किताब का जो पहला भाग था ना वो कुंभा ने लिखा है, जिसका नाम था राजवर्णन। राजा ने लिखी थी, कुंभा ने लिखी थी राजवर्णन। एकलिंग महात्म्य के 7 भाग हैं। पहला भाग जब लिखा कान्हा व्यास ने कुंभा को दिखाया, तो कुंभा ने ऐसा कहा कि ऐसे नहीं लिखते साहब, मैं लिख के बता रहा हूं, ऐसे लिखना है। तो पहला भाग राजवर्णन ये कुंभा ने लिखा था, ये याद रखना है कि जो कुंभा के कोर्ट स्कॉलर थे, राज दरबारी, तो उसमें पहला कौन है, कान्हा व्यास। तो सीधी सी बात है, लेखक राइटर है ये। और इसने एक किताब लिखी एकलिंग महात्म्य,
उसके 7 भाग थे। पहला वाला किसने लिखा था? कुंभा ने, जिसका नाम क्या था? राजवर्णन। दूसरे हैं मेहाजी। मेहाजी को आप ऐसे याद रखो कि कुंभा के अंदर ट्यूर करने का काम किसी को दे रखा था कुंभा ने, तो वो मेहाजी को दे रखा था। मेहाजी घूमने वाले आदमी थे, है ना, तीर्थ करने वाले आदमी थे। इन्होंने तीर्थमाला, याद रखना, कई बार आरपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है, तीर्थमाला किताब लिखी है जिसके अंदर 120 तीर्थों का वर्णन किया है इन्होंने। कुंभा के दरबार में मेहाजी घूमने वाले आदमी थे कि घूमो और लिख लाओ साहब, तो तीर्थमाला करके एक किताब लिखी है कि इन्होंने, जिसके अंदर 120 तीर्थ हैं। इसमें याद रखने वाली बात यह भी है कि कुंभा ने रणकपुर वाले मंदिरों के लिए 99 बीघा जमीन दान में दी थी। तो जब ये किताब लिख रहे थे, ये घूमने निकले हुए थे, तो रणकपुर वाले मंदिरों का नींव जब लग रही थी ना, तो मेहाजी वहीं पर थे। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा आपसे ऐसे कि निम्न में से कुंभा के कौन से दरबारी ऐसे हैं जो रणकपुर वाले मंदिरों की जब नींव लग रही थी तो उस टाइम वहीं पर थे? तो कौन थे? मेहाजी। कौन सी किताब लिखी है? तीर्थमाला। कितने तीर्थों का वर्णन है? 120 तीर्थों का। इसके अलावा मंडन, नाथा और गोविंद। बेटा आपको इनको डिटेल से पढ़ना पड़ेगा। मंडन, नाथा और गोविंद ये कुंभा के अंदर कंस्ट्रक्शन का काम करते थे। मंडन सबसे प्रमुख है, कुंभलगढ़ किला, उसके वास्तुकार है मंडन। कुंभलगढ़ किले के वास्तुकार है मंडन। मंडन ने और भी चीजें लिखी है, वो डिटेल क्लास आप कुंभा की मेरी यूट्यूब पर देख सकते हैं। नाथा इनके भाई थे, इन्होंने एक ही किताब लिखी है, वास्तु मंजरी, ठीक है ना, वो भी मंडन, बेटा मंडन के भाई थे नाथा, इन्होंने एक ही किताब लिखी है, वास्तु मंजरी, वो भी कुंभा, इसकी मंडन की किताब है वास्तुसार, उसकी कॉपी है। और गोविंद मंडन का लड़का था, इसने बढ़िया किताबें लिखी है। इसने द्वार, बेटा द्वारों का उद्धार कैसे करते हैं, महलों का उद्धार कैसे करते हैं, तो गोविंद और मंडन ने तो बहुत बढ़िया बढ़िया किताबें लिखी है वास्तु के ऊपर, है ना, तो वो पढ़नी है आपको। इनके ऊपर याद रखने वाली बात, ध्यान रखना, दोनों के ऊपर ही, वैसे थे तो दोनों ही वास्तुकार, लेकिन इसने तो एक वैद्य मंडन और इसने सार समुच्चय कि सर ये दो ही किताब क्यों लिखवा रहे हो आप? मैंने कहा डिटेल क्लास आप पढ़ना, उसके अंदर मंडन ने क्या क्या कराया है। एक तो मैंने कुंभलगढ़ के लिए कहा क्या क्या बनवाया है मंडन ने, है ना, डिटेल से पढ़ना पड़ेगा। लेकिन सर ये वैद्य मंडन और सार समुच्चय क्यों लिख रहे हो? क्योंकि बेटा ये तीनों ही वास्तुकार हैं। वास्तुकार जो मकानों के नक्शे वगैरह बनाते हैं वो वास्तुकार है ना, आर्किटेक्ट जिनको अपन बोलते हैं। लेकिन वैद्य मंडन ये आयुर्वेद के ऊपर किताब है, ठीक है ना, और ये सार समुच्चय भी आयुर्वेद किताब है। मतलब साहब ये वास्तुकार तो थे ही, प्लस इनके पास आयुर्वेद की नॉलेज भी थी, ठीक है ना। तो ये दोनों किताबों के याद रखना कि सर इसने तो आयुर्वेद के ऊपर वैद्य मंडन लिखी है और इसने लिखी है सार समुच्चय। अगले कोर्ट स्कोर पहले हो गए कान्हा व्यास जी, दूसरे हो गए मेहाजी, तीसरे कौन हो गए? मंडन, नाथा और गोविंद। और ये तीनों क्या थे बेटा? आर्किटेक्ट थे। इसके बाद नीचे लिखा हुआ रमाबाई, ये कुंभा की लड़की थी बेटा। शादी होने के बाद पति के देहांत, पति की मृत्यु के बाद ये वापस कुंभा के पास रहने लग गई। और कुंभा ने रमाबाई, कुंभा ने इनको जावर, जो कुंभा की सबसे ज्यादा इकोनॉमिकल और फाइनेंशियली सबसे जो मजबूत फाइनेंशियली थी ना, वो क्या थी? जावर थी। और जावर का आधिपत्य रमाबाई को दे दिया था कुंभा ने, ठीक है ना। और आरपीएससी ने कई बार एक क्वेश्चन पूछा रमाबाई के ऊपर कि इनका टाइटल क्या है, मतलब इनको उपाधि टाइटल किस नाम से, रमाबाई का टाइटल क्या है? तो कमेंट बॉक्स में आप जवाब देना कि रमाबाई का टाइटल क्या है, ठीक है ना। आप लोग जवाब देना कि रमाबाई, कई बार आरपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। बाकी मेरी डिटेल क्लास पढ़ोगे तो वो तिलाबट पत्रों पे लिखने वाला आदमी है, शिलालेख, शिलांश, है ना, वो लिखने वाला आदमी कौन है? तिलाबट। और ये कुंभा के जैन दरबारी हैं साहब। आप पूरे कुंभा को पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कुंभा एक सेकुलर राजा है, मतलब सारे धर्मों की इज्जत करने वाला राजा है कुंभा। तो ये कुंभा के जैन दरबारी है साहब, है ना। और जितना मैंने कुंभा को पढ़ा है, कुंभा जैनियों को थोड़ा सा ज्यादा प्यार करता है मेरे हिसाब से, ठीक है ना। अरे बेटा रणकपुर वाले धन नक्शा को पढ़ोगे ना, पूरी क्लास को जब पढ़ोगे कि 99 बीघा जमीन दान में देना, और ये मैं कुंभा के कोर्ट स्कॉलर पढ़ा रहा हूं आपको, उसके अंदर नाम पढ़ो तुम। सोमदेव सूरी, मैं पहले बता चुका हूं, सूरी जैन, सोमदेव सूरी, सोम सुंदर, जयशेखर, भुवन कीर्ति, ये सब कुंभा के जैन दरबारी हैं। आरपीएससी कई बार क्वेश्चन पूछ लेगी
कि निम्न में से कुंभा के जैन दरबारी नहीं हैं, तो सीधी सी बात है 3 नाम तो इनमें से दे देंगे साहब, है ना, और एक नाम को दूसरा दे देंगे बेटा। तो इनके नाम आपको याद करने जरूरी हैं कि कुंभा के जैन दरबारी ये हैं बेटा। क्लियर? कुंभा ने 4 अलग अलग लैंग्वेज पे नाटक भी लिखे हैं बेटा, ये भी आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है ना। अरे अगर कुंभा को किसी ने पढ़ा नहीं है ना, तो कुंभा ने इतने सारे काम अपने जीवन में कर लिए, इस बात पे भरोसा ही नहीं कर सकता वो। अभी मैंने आपको क्या कहा, श्यामल दास की किताब वीर विनोद के अनुसार 84 किले हैं अपने मेवाड़ में, उनमें से 32 किलो का निर्माण किले कुंभा ने करवाया, है ना। और 32 किलो में से कुंभलगढ़ किला तो 2013 में विश्व धरोहर की सूची में शामिल है, मतलब कितना खूबसूरत किला है। अभी मैंने आपको कहा कि कुंभलगढ़ किले की जो दीवार है वो द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बाद दूसरी सबसे लंबी दीवार है ना। कुंभा ने, मैंने आपको बताया, संगीत के ऊपर किताबें लिखी है। कुंभा के मैंने युद्ध बताए, 56 युद्ध लड़े हैं कुंभा ने, किसी भी युद्ध में हारा नहीं है कुंभा को, है ना। ये कुंभा ने 4 नाटक लिखे हैं बेटा, इसमें संस्कृत वाला 2-3 बार पूछा हुआ है, तो ध्यान रखना, इनके नाम याद रखने पड़ेंगे। अतुल्य चातुरी, अतुल्य चातुरी ये संस्कृत में लिखा है कुंभा ने। मुरारी संगीत ये कन्नड़ में लिखा है। रस नंदिनी ये मेवाड़ी में लिखा है, और नंदिनी वृत्ति मराठी में लिखा है। तो मतलब कुंभा कितनी लैंग्वेज जानता था, संस्कृत, देखो ना, संस्कृत, कन्नड़, मेवाड़ी, मराठी है। तो कुंभा 4 से 5 अलग अलग लैंग्वेजों का ज्ञाता था। तो ये मैंने कुंभा के ऊपर एक शॉर्ट क्लास डाली है। इन टॉपिकों को तो आप बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, ये आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं बेटा, ठीक है। 2 क्वेश्चन पूछे मैंने चलती हुई क्लास में, कमेंट बॉक्स में जवाब देना आप। और कुंभा के ऊपर अगर आप डिटेल में क्लास लेना चाहते हैं तो आप ब्राइट की ऐप पे या यूट्यूब पर जाकर कुंभा के ऊपर डिटेल क्लास डली हुई है मेरी 40 से 45 मिनट की, उस क्लास को देख सकते हैं। थैंक यू।